हम बात कर रहे थे सभ्यताओं के बारे में और हमने कालीबंगा और उसके उपस्थल कालीबंगा फर्स्ट के बारे में अध्ययन कर लिया था और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होंगी। अब हम सभ्यताओं को इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए अगली एक राजस्थान की इम्पोर्टेंट सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हमने पिछली क्लास में जो कालीबंगा के उपस्थल तथा कालीबंगा फर्स्ट के बारे में अध्ययन किया था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सभ्यता, आहड़ सभ्यता। याद रखना दोस्तों, राजस्थान की सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक मानी जाती है आहड़ सभ्यता। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सभ्यता है और पुलिस के एग्जाम के दृष्टिकोण से 2-3 बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आहड़ सभ्यता बहुत ही इम्पोर्टेंट, राजस्थान की सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण सभ्यता है कौन सी? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की बात करें, आहड़ सभ्यता हमें किस जिले से मिली है? उदयपुर। किस जिले से मिली है? उदयपुर। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले से मिली है और यह हमें आयड़ या बेड़ज नदी के किनारे मिली है। किस नदी के किनारे? आयड़ या बेड़ज नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिली है? आहड़ सभ्यता। देखो, आयड़ नदी है, आयड़ नदी उदयसागर झील में गिरने के बाद जब निकलती है तो उसका नाम हो जाता है बेड़ज। अगर आपसे पूछे कि मेरी सभ्यता किस नदी के किनारे, तो आपको बोलना है आयड़ सभ्यता, क्योंकि आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे? आयड़। अगर ऑप्शन में आयड़ नहीं आ रहा तो करके आना है क्या? बेड़ज। तो आयड़ बेड़ज नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की अगर हम काल देखें, इसका जो काल निर्धारण है वो रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। कितना माना गया है? रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता, देखिए उपनाम, आहड़ सभ्यता के बहुत सारे उपनाम मिलते हैं। जैसे आहड़ सभ्यता के उपनाम की बात करें तो इससे कहा गया है, स्थानीय भाषा में इसे बोलते हैं धूलकोट। क्या बोलते हैं? धूलकोट स्थानीय भाषा में नाम है। इसके अलावा जैसे आघाटपुर, यहाँ पर एक दुर्ग मिला है जिसे इस वजह से इसे आहड़ दुर्ग, इसे ये बोलते हैं मृतकों के टीलों की सभ्यता। मृतकों के टीलों की सभ्यता। इसके बाद इसे बोलते हैं बड़े मृद पात्रों की सभ्यता। इसे ही बोला जाता है बनास की सभ्यता। इसे ही बोलते हैं ताम्रवती नगरी। देखिए दोस्तों, इसके उपनाम धूलकोट, आघाटपुर, आहड़, मृतकों के टीलों की सभ्यता, बड़े मृद पात्रों की सभ्यता, बनासी सभ्यता, ताम्रवती नगरी, के नाम से किस सभ्यता को जानते हैं? आहड़ सभ्यता। धूलकोट इसका स्थानीय भाषा में नाम है, आघाटपुर और आहड़ इसके प्राचीन नाम है। यहाँ पर जैसे आहड़ जो स्थल है, आहड़ मेवाड़ राजाओं की शमशान घट रहा था, इसलिए इसे मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कह सकते हैं। ये बड़े मृद पात्र, क्योंकि यहाँ पर अनाज रखने के 2 विशाल मृद पात्र मिले, बड़े मृद पात्रों की सभ्यता कह सकते हैं। बनास की सभ्यता, ये जो सभ्यता है आयड़ बेड़ज नदी के किनारे
किनारे पनपी जरूर है या इसके किनारे, लेकिन इसका जो विकास हुआ है वो बनास नदी पर हुआ है, इसलिए इसे बनास की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रवती नगरी, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक तांबे के औजार मिले हैं, सर्वाधिक तांबा औजारों की प्राप्ति के कार्य से ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसके उपनाम एक बार दोबारा से धूलपुर, आगरपुर, आहड़पुर, मृतकों के टीलों की सभ्यता, बड़े नदपात्रों की सभ्यता, बनास की सभ्यता, ताम्रवती नगरी। किस सभ्यता के नाम है ये? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की बात करें, इसकी खोज, देखो आहड़ सभ्यता की जो खोज हुई है, ये खोज हुई है 1953 में, और खोजकर्ता है अक्षय कीर्ति व्यास। कौन हुआ है? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास ने इस सभ्यता की 1953 में खोज की। आ से आहड़, आ से अक्षय कीर्ति व्यास। तो अक्षय कीर्ति व्यास ने कौन सी सभ्यता की खोज की है? आहड़ सभ्यता की। इसका जो उत्खनन किया है, इसका उत्खनन 1954 से 56 के बीच में आरसी अग्रवाल ने सर्वप्रथम धूलकोट टीले का, किस टीले का? धूलकोट टीले का सर्वप्रथम आरसी अग्रवाल ने आहड़ के अंतर्गत धूलकोट टीले का 1954 से 56 के बीच में क्या किया? उत्खनन। आहड़ सभ्यता का उत्खनन व्यापक स्तर पर भी बाकी था, लेकिन धूलकोट टीले का सर्वप्रथम किसने कर दिया? आरसी अग्रवाल ने। कब किया है? 1954 से 56 के बीच में। इसके बाद जो उत्खनन हुआ, ये हुआ 1961-62 में। कब हुआ है? 1961-62 में। और ये उत्खनन किया बीएन मिश्र तथा एचडी सांकलिया। बीएन मिश्र और प्रोफेसर एचडी सांकलिया के नेतृत्व में इसका क्या हुआ है? उत्खनन। तो देखिए, खोज हुई है 1953 में। अक्षय कीर्ति व्यास ने की पहली बार धूलकोट टीले का जो उत्खनन किया वो आरसी अग्रवाल ने किया। आहड़ की जो उत्खनन हुआ है 1961-62 में बीएन मिश्र तथा एचडी सांकलिया ने इसका क्या किया? उत्खनन। अगर हम राजस्थान सरकार की वर्तमान में बात करें तो राजस्थान सरकार ने इसके उत्खनन के लिए विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती को नियुक्त किया है। किसको नियुक्त किया है? राजस्थान सरकार ने विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती के द्वारा इसका क्या करवाया? उत्खनन। तो आहड़ सभ्यता किस जिले में? उदयपुर। किस नदी पर? आयड़ या बेड़ज नदी के किनारे। इसका जो काल निर्धारण है रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व उपनाम धूलकोट, आहड़पुर, मृतकों के टीलों की सभ्यता, बड़े नदपात्रों की सभ्यता, बनास की सभ्यता, ताम्रवती नगरी, इसकी जो खोज हुई है 1953 अक्षय कीर्ति व्यास ने। इसका उत्खनन 1954 से 56 आरसी अग्रवाल ने सर्वप्रथम धूलकोट टीले का। इसका जो उत्खनन हुआ है 1961 से 62 बीएन मिश्र तथा एचडी सांकलिया, वीरेंद्रनाथ मिश्र, हरदेव सांकलिया। इसके बाद राजस्थान सरकार ने विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती को इसके उत्खनन के लिए नियुक्त किया है। बात करें आहड़ जो सभ्यता है, यह है आयड़ नदी के किनारे पनपी। किस नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे पनपी। लेकिन इसका विकास बनास नदी पर हुआ है। किस नदी पर? बनास।
आयरन नदी के किनारे पनपी, लेकिन इसका विकास बनास नदी पर हुआ है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बनास की सभ्यता। इसलिए इस नाम से जानी जाती है बनास की सभ्यता। देखो इम्पोर्टेंट है, ताम्रवती नगरी, बनास की सभ्यता, धूलकोट, आगरकोट, ये तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये है आयरन नदी के किनारे पनपी, लेकिन इसका विकास किस नदी पर हुआ? बनास नदी पर हुआ, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? बनास की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम बात करें, देखिए बनास नदी के किनारे पनपी है, वो आयरन नदी के किनारे पनपी है, विकास किस नदी पर हुआ है? बनास नदी पर। यह इस सभ्यता के संबंध, आहट सभ्यता के संबंध ईरान से बताए जाते हैं। किस देश से? ईरान से बताए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनसे प्रमाणित होता है कि यहाँ इस सभ्यता के संबंध किस देश के साथ थे? ईरान के साथ इस सभ्यता के क्या बताए गए हैं? संबंध बताए गए हैं। तो किस देश के साथ संबंध है? ईरान देश के साथ संबंध है। किस सभ्यता के? आहट सभ्यता के। आहट जो सभ्यता है यह एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। आहट सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, जबकि हमने पढ़ी थी कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहट सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। एक बार दोबारा से, आहट सभ्यता उदयपुर जिले में आयड़ या बीडस नदी के किनारे, इसका जो टाइमिंग है रेडियो कार्बन C14 पद्धति के आधार पर 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व उपनाम धूलकोट, आघाटपुर, आहारपुर, मृतकों के टीलों की सभ्यता, बड़े मृतपात्रों की सभ्यता, बनास की सभ्यता, ताम्रवती नगरी। इसकी खोज 1953 अक्षय कीर्ति व्यास ने, उत्खनन 1954 से 56 धूलकोट टीले का किसने किया? RC अग्रवाल ने। आहट का उत्खनन 1961 से 62 BN मिश्र तथा HD सांकलिया ने। राजस्थान सरकार ने विजय कुमार और PC चक्रवर्ती को इसके उत्खनन के लिए क्या किया? नियुक्त किया। यह है आयड़ या बीडस नदी के किनारे पनपी है, लेकिन इसका विकास किस नदी पर? बनास, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बनास की सभ्यता। इस सभ्यता के संबंध किस देश से हैं? ईरान देश से। दूसरा वो क्वेश्चन है, यह एक ऐसी सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता। अब हम आगे बात करेंगे आहट सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य, कि कौन कौन से महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें आहट सभ्यता से मिले। तो आहट सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की हम बात करने जा रहे हैं। याद रखें दोस्तों, कैसी सभ्यता है ये? ग्रामीण सभ्यता। तो ज्यादातर अवशेष कैसे मिलेंगे? ग्रामीण परिवेश से, यानी गांव के से ही यहाँ पे क्या मिलेंगे? अवशेष। तो देखिए इसकी विशेषता क्या, यहाँ पर मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य। बात करें आहट सभ्यता में मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य, कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जो हमें आहट सभ्यता से मिले हैं। तो आहट सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बात करें, देखिए यहाँ पे हमें, यह एक ग्रामीण सभ्यता है तो ज्यादातर अवशेष ग्रामीण परिवेश के लिए। यहाँ से अनाज रखने के 2 विशाल मृदभण मिले। 2 विशाल मृदभण मिले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोट, गोरे या कोट कहा
दो विशाल मृदभाण मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहा गया है। पटवारी में पिछली बार क्वेश्चन आया था, गोरे या कोट का संबंध है किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। तो अनाज रखने के यहाँ पे दो विशाल मृदभाण मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? गोरे या कोट कहा गया है। यहाँ से याद रखना, हमें सिलबट्टे के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण? सिलबट्टे के प्रमाण। यहीं से हमें एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। एक घर में कितने चूल्हे? 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं, जिससे अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर जो प्रथा थी वो थी संयुक्त परिवार प्रथा। कैसी प्रथा थी? संयुक्त परिवार प्रथा। एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। एक बार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस सभ्यता में 6 चूल्हों के प्रमाण पाए गए हैं? तो किस सभ्यता में? आहड़ सभ्यता में एक घर में 6 चूल्हों के क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं, जिससे यहाँ पे अंदाजा लगाया है परिवार कैसे थे? संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। इसके बाद बात करें तो यहाँ से हमें आटा पीसने की, पत्थर की चक्की मिली है। क्या मिली है? आटा पीसने की, पत्थर की क्या मिली है? चक्की मिली है। आटा पीसने की, पत्थर की चक्की मिली है। किस सभ्यता के अंतर्गत? आहड़। दोबारा से अनाज रखने के 2 विशाल मृदभाण मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहा गया है। यहीं से सिलबट्टे के प्रमाण मिले हैं। एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं, जिससे यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा के प्रचलन के बारे में पता चला है। आटा पीसने की, पत्थर की चक्की मिली है। किस सभ्यता के अंतर्गत? आहड़ सभ्यता के अंतर्गत। आहड़ सभ्यता की आगे बात करें, आहड़ सभ्यता से छोटे छोटे जल पात्र मिले हैं। छोटे छोटे क्या मिले हैं? जल पात्र मिले हैं, जिनसे ऐसे जल पात्र ईरान या बलूचिस्तान, ईरान तथा बलूचिस्तान में मिलते हैं। तो ये छोटे छोटे जल पात्र, इसका संबंध ईरान तथा बलूचिस्तान से बताते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इस सभ्यता का संबंध किस देश के साथ है? ईरान के साथ। और ईरान के साथ संबंध किसकी वजह से? क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिससे यहाँ पर छोटे छोटे क्या मिले हैं? जल पात्र, जिससे अंदाजा लगाया है कि सभ्यता का संबंध किस देश के साथ था? ईरान के साथ। तो छोटे छोटे जल पात्र मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे 6 तांबे की मुद्राएं, तांबे की मुद्राएं तथा 3 मोहरें मिली हैं। 6 तांबे की मुद्राएं तथा 3 मोहरें मिली हैं। इनमें एक मुद्रा पर, यहां से 6 तांबे की मुद्रा तथा 3 मोहरें मिली हैं। इनमें एक मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो हाथ में तीर
तथा पीछे बाण पीछे तरकस लिए हुए था। तरकस लिए हुए था। एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पे तांबे की 6 मुद्राएं तथा 3 मोहरें मिली हैं, जिनमें से एक मोहर पर एक तरफ त्रिशूल है तथा दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो अंकित है, जो एक हाथ में तीर तथा पीछे क्या तरकस लिए हुए था। अब यूनान का देवता यहाँ की मुद्राओं पर है, तो इसका मतलब इस सभ्यता का संबंध किस देश के साथ है? ईरान के साथ में सभ्यता का क्या है? संबंध। ठीक है। इसके अलावा इसी मुद्रा पर यूनानी लिपि का भी अंकन था, या इसके किनारों पर यूनानी लिपि का अंकन था। इसके किनारों पर यूनानी लिपि का अंकन था। देखो दोबारा से एक बार, यहाँ एक घर दोबारा शुरू हुए, यहाँ अनाज रखने के दो क्या मिले हैं? विशाल मृदमान, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है? बोरे या कोट। यहीं से सिलवट्टे के क्या मिले हैं? प्रमाण। आटा पीसने की पत्थर की चक्की, एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण, जिससे यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रथा का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ध्यान रखना, जो ये 6 चूल्हे मिले हैं, इनमें एक चूल्हे पर मानव देह की छाप मिली है। एक चूल्हे पर क्या मिली है? मानव देह की छाप मिली है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर छोटे छोटे जलपात मिले हैं, जो इसका संबंध ईरान तथा बलूचिस्तान के साथ में बताते हैं। यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं तथा 3 मोहरें मिली हैं। इनमें एक मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो हाथ में तीर तथा पीठ पर तरकस लिए हुए है, तथा इस सिक्के के किनारों पर यूनानी लिपि का क्या था? अंकन, जो इसका संबंध किसके साथ बताते हैं? ईरान के साथ में। इसके बाद में देखो, आहड़ सभ्यता से हमें लाल व काले मृद पात्रों का बहुत बड़ा भंडार मिला है, तो इसे लाल व काले मृद पात्रों का केंद्र भी कहते हैं। लाल व काले मृद पात्रों का केंद्र कौन सी सभ्यता कहलाती है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता से हमें 4 मानव मृद मूर्तियां मिली। 4 मानव मृद मूर्तियां मिली हैं। किस सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता की बात करें तो यहां से खंडित स्त्री की मूर्ति मिली है। खंडित स्त्री की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। ये स्त्री कमर के नीचे लहंगा पहने हुए है। देखिए दोबारा से, यहां से हमें लाल व काले मृद पात्र बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, तो इसे लाल व काले मृद पात्रों का केंद्र कहते हैं। यहाँ से हमें 4 मानव मृद मूर्तियां मिली हैं। यहीं से हमें खंडित स्त्री की मृद मूर्ति मिली है, जो कमर के नीचे क्या पहने हुए है? लहंगा पहने हुए है।
एक बार दोबारा बता रहा हूं, देखो अनाज रखने के दो विशाल नदवर्ण मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहा गया है। सिलवट्टे के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं जिससे संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन मिलता है तथा एक चूल्हे पर मानव दिली क्या मिली है, छाप मिली है। इसके अलावा आटा पीसने की पत्थर की चक्की मिली है, छोटे छोटे जलपात्र मिले हैं जो इसका संबंध ईरान या बलूचिस्तान के साथ बताते हैं। यहाँ से 6 तांबे की मुद्राएं तथा 3 मोहरे मिली हैं। एक मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल तथा दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो के हाथ में तीर तथा पीछे तरकस दिखाई देता है। इसके किनारों पर यूनानी लिपि का अंकन है जिससे इसका संबंध ईरान से होना पाया गया है। यहाँ पर लाल, इसे लाल काले पात्रों का केंद्र भी कहते हैं। इसके बाद 4 मानव नर मूर्तियां मिली हैं, खंडित स्त्री की मूर्ति मिली है, कमर के नीचे क्या पहने हुए हैं, लहंगा पहने हुए हैं। इसके अलावा भी आर्ट से बहुत सारी चीजें की हैं, देखिए वो क्या क्या आर्ट से मिला है। हम पढ़ रहे थे आहड़ से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य। बहुत सारी चीजें हमने आगे में पढ़ रही थी, अभी आगे बात कर रहे हैं आहड़ से और कौन कौन सी चीजें मिली हैं। तो यहाँ से हमें हाथी, घोड़ा तथा बैलगाड़ी की रणनीति मिली है। हाथी, घोड़ा तथा बैलगाड़ी की क्या मिली है, रणनीति। किस स्थल से, आहड़ से। आहड़ स्थल की बात करें तो आहड़ से एक बैल की मृण मूर्ति मिली है। बैल की क्या मिली है, मृण मूर्ति मिली है तथा इस बैल को बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा, इस बैल को क्या कहा गया है, बनासियन बुल। बनासियन बुल की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। इस बैल को बनासियन बुल की क्या दी गई है, संज्ञा दी गई है। यहाँ से बैल की मूर्ति गई है और इससे बनासियन बुल की क्या दी गई है, संज्ञा। किस सभ्यता के अंतर्गत मिली है, आहड़ सभ्यता के अंतर्गत। आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता से तांबा बनाने की भट्टियां, तांबा बनाने की क्या मिली है, भट्टियां। यहाँ से तांबा बनाने की भट्टियां मिली हैं तथा इनके अलावा यहाँ से बहुत सारी वस्तुएं जो तांबे से निर्मित हैं, जैसे यहाँ पर तांबे के आभूषण, तांबे के औजार, तांबे के पूजा पात्र या धूपदानियां, तांबे का दीपक, तांबे की थाली। बहुत सारी चीजें जो आहड़ से मिली हैं, जैसे तांबे के आभूषण, तांबे के औजार, तांबे के पूजा पात्र, तांबे की धूपदानियां, तांबे के दीपक, तांबे की थाली, ये सारी वस्तुएं कहाँ से मिली है, तांबे की। याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक तांबा औजार अगर हमें मिले हैं तो किस स्थल से मिले हैं, आहड़ से। आहड़ में तांबा बनाने की भट्टियां तक थी, ठीक है, और तांबे के आभूषण, औजार, पूजा पात्र, धूपदानियां, दीपक, थाली, सब कुछ आहड़ से मिला है। तो आहड़ सभ्यता इसीलिए ताम्रपति नगरी के नाम से जानी जाती है। इसे ताम्रपति नगरी या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की नगरी भी कहा जाता है। आहड़ सभ्यता की आगे बात करें तो आहड़ सभ्यता से एक चक्रकूट मिला है। क्या मिला है, चक्रकूट। और
चक्रकूप क्या है? एक पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति, यानी कि पानी को सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति। यहाँ से हमें एक चक्रकूप मिला है जो पानी सुखाने की क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। वो किस सभ्यता के अंतर्गत मिला है? आहड़ सभ्यता के अंतर्गत। दोबारा से एक बार देखो, यहाँ पर हाथी, घोड़ा तथा बैलगाड़ी की क्या मिली है? मृण मूर्ति मिली है। एक बैल की मृण मूर्ति मिली है जिसे बनासियन पुल की संज्ञा दी गई है। ये मिट्टी का बना हुआ है, टेराकोटा से निर्मित है, तो इसे बनासियन पुल टेराकोटा भी कह सकते हैं। यहाँ से तांबा बनाने की भट्टियां मिली हैं, तांबे के आभूषण मिले हैं, तांबे के औजार मिले हैं, तांबे के पूजा पात्र, धूपदानियां, दीपक, थाली। इसके अलावा यहाँ से चक्रकूप मिला है, चक्रकूप पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति। आहड़ सभ्यता से बहुत सारी चीजें मिली हैं। इसके बाद में बात करें आहड़ सभ्यता में जो प्रमुख फसल थी, यहाँ पर प्रमुख फसल है ज्वार व चावल। प्रमुख फसल कौन सी? ज्वार व चावल। यहाँ पर प्रिय पशु की अगर बात की जाए तो यहाँ का प्रिय पशु है कुत्ता। फसल कौन सी? ज्वार व चावल। प्रिय पशु कौन सा? कुत्ता। इसके अलावा बात करें तो ये तो मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य हो गए जो हमें यहाँ से मिले हैं। आहड़ सभ्यता के अंतर्गत जो भी साक्ष्य मिले हैं, एक बार दोबारा से बताऊंगा बहुत से साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें आहड़ सभ्यता के, तो आहड़ सभ्यता के दो विस्तार, इसके दो उपस्थल हैं। जैसे मैंने कालीबंगा सभ्यता के उपस्थल बताए थे, पीलीबंगा और धर्महल। इसी प्रकार आहड़ सभ्यता के भी अपने दो उपस्थल माने गए हैं और ये उपस्थल हैं, पहला गिलुंड, और गिलुंड कहाँ पे है? राजसमंद। गिलुंड कहाँ पे है? राजसमंद में। इसके अलावा दूसरा भगवानपुरा। दूसरा कौन सा है? भगवानपुरा। और भगवानपुरा भी कहाँ पे है? राजसमंद में। ठीक है, तो इसके दो पिस्टल कौन से हुए? गिलुंड, राजसमंद और भगवानपुरा और राजसमंद। तो ये थी हमारे दोस्तों कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। देखो दोबारा से एक बार फिर आहड़ सभ्यता को बता रहा हूँ। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में बनी, आइडिया वेडस नदी के किनारे। इसका जो काल माना गया है 2000 से 1200 ईसा पूर्व माना गया है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। उसके बाद इसका जो उत्खनन किया सर्वप्रथम धूलकोट टीले का 1954 से 56 के बीच में RCM रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। उसके बाद में इसका जो उत्खनन हुआ 1961-62 में BN मिश्र और HD साकलिया ने। राजस्थान सरकार की तरफ से विजय कुमार और PC चक्रवर्ती ने उत्खनन किया है। इसके बाद बात करें इसके उपनाम धूलकोट, आहड़पुर, आहड़, मृतक के टीलों की सभ्यता। इसके अलावा इसे कहते हैं बड़े जलपातों की सभ्यता, बनास की सभ्यता, ताम्रवती नगरी, ताम्रवीर सभ्यताओं की नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? आहड़। आहड़ सभ्यता का संबंध किस देश के साथ था? ईरान के साथ। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। क्योंकि यह कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमने पढ़े हैं, ज्यादातर साक्ष्य ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से संबंध रखते हैं। जैसे यहाँ पर मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अगर हम बात करें तो मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य में पहला हमने देखा यहाँ अनाज रखने के दो विशाल मृदखंड मिले, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? गोरे या
कोट। इसके अलावा यहाँ पर सिलबट्टे के प्रमाण मिले। इसके अलावा यहाँ पर पत्थर की चक्की मिली है। यहाँ पर एक घर में 6 चूल्हों के अवशेष मिले हैं, जिनमें एक चूल्हे पर मानव हथेली की क्या मिली है, छाप। इन 6 चूल्हों से संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में पता चलता है। इसके बाद में यहाँ पर छोटे छोटे जलपात्र मिले हैं, जो इसका संबंध ईरान या बलूचिस्तान से बताते हैं। यहाँ पर 4 मानव मूर्तियां मिली हैं, एक नारी की खंडित मूर्ति मिली है, जो कमर के नीचे क्या पहने हुए है, लहंगा पहने हुए है। हाथी, घोड़ा, बैलगाड़ी की मूर्ति मिली है, एक बैल की मूर्ति मिली। इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों, बैल की मूर्ति या बनारसियन बुल किस सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से। यहाँ से तांबा बनाने की भट्टियां मिली हैं। इसके अलावा तांबे के आभूषण, औजार, पूजा पात्र, धूपदानियां, दीपक तथा थाली के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर एक चक्रकूट है। चक्रकूट क्या होता है, पानी सुखाने की वैज्ञानिक पद्धति। फसल ज्वार व चावल, प्रिय पशु कुत्ता। इसके 2 विस्तृत से गिलोन राजसमंद और भगवानपुरा राजसमंद। अब मैं आहड़ सभ्यता के उपस्थल के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो आहड़ सभ्यता का देख रहे हैं उपस्थल, और वो उपस्थल है अपना मुंबा गिलोन। देखिए आहड़ सभ्यता का एक उपस्थल कौन सा बताया मैंने, गिलोन। तो अब देख रहे हैं हम कौन सी सभ्यता, गिलोन सभ्यता। गिलोन सभ्यता कौन से जिले में, राजसमंद। कौन से जिले में, राजसमंद। देखिए गिलोन सभ्यता किस जिले में, राजसमंद जिले में। नदी कौन सी, आयर या बेड़च। किस नदी के किनारे, आयर या बेड़च नदी के किनारे। देखो गिलोन सभ्यता है, आहड़ सभ्यता का एक उपस्थल है, किस जिले में है, राजसमंद जिले में। किस नदी के किनारे, आयर या बेड़च नदी के किनारे। बात करें गिलोन सभ्यता की, तो इसकी जो खोज हुई थी, गिलोन सभ्यता की खोज, इस सभ्यता की खोज की बात करें तो खोज हुई है 1957-58 में, और इसके खोजकर्ता है ब्रजवासी लाल। प्रोफेसर ब्रजवासी लाल ने 1957-58 में किस की खोज की थी, गिलोन सभ्यता की खोज की थी। गिलोन सभ्यता की खोज हो गई है 1957-58। करने वाला कौन है, ब्रजवासी लाल। गिलोन सभ्यता, इस सभ्यता को बोलते हैं या इसे आहड़वासियों की शहरी सभ्यता कहते हैं। आहड़वासियों की क्या बोलते हैं, शहरी सभ्यता कहते हैं। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि उसकी शहरी सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है, गिलोन सभ्यता को। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, और आहड़ वासियों की शहरी सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जानते हैं हम लोग, गिलोन सभ्यता को। अब गिलोन सभ्यता से 2-3 इंपॉर्टेंट चीज मिली है। जैसे देखो यहाँ से क्या क्या मिला है, महत्वपूर्ण साक्ष्य। महत्वपूर्ण साक्ष्यों में जब बात की जाए तो आहड़ सभ्यता से मिलने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों में हमें यहाँ से यहाँ के जो भवन है, यहाँ के जो मकान है या यहाँ के जो भवन है, यहाँ के भवनों में, यहाँ के भवनों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। कैसी, पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है।
तथा उन पर चूने का प्लास्टर या फिर कह सकते हैं चूने की पुताई की गई है। याद रखना दोस्तों, यहाँ के भवनों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है तथा उन पर चूने का प्लास्टर या पुताई की गई है। ऐसा चूने के प्लास्टर या चूने की पुताई केवल कहाँ के भवनों में? गिलोंड सभ्यता, गिलोंड के भवनों में पकी हुई ईंटों का तथा उन पर चूने के प्लास्टर का क्या हुआ है? प्रयोग। यहाँ याद रखना, यहाँ काले रंग के मृद पात्रों पर काले रंग के मृद पात्रों पर नृत्य मुद्रा में शक्तिदार हिरण के चित्र मिले। शक्तिदार हिरण के क्या मिले? चित्र मिले हैं। यहाँ काले रंग के मृद पात्रों पर नृत्य मुद्रा में शक्तिदार हिरण के क्या मिले हैं? चित्र। किस सभ्यता के अंतर्गत? गिलोंड सभ्यता। गिलोंड सभ्यता से नापने व तौलने के बांट मिले हैं। नापने व तौलने के क्या मिले हैं? बांट। किस सभ्यता के अंतर्गत? गिलोंड सभ्यता। गिलोंड सभ्यता से भवनों में चूने का प्रयोग, चूने के प्लास्टर हुआ है। काले रंग के मृद पात्रों पर नृत्य मुद्रा में शक्तिदार हिरण मिले हैं तथा यहाँ नापने व तौलने के क्या मिले? बांट। यहाँ से हमें तस्तरियां, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से तस्तरियां भी मिली है। यहाँ से हमें तस्तरियां भी मिली हैं। देखो, आर्य सभ्यता के दो स्थल, पहला गिलोंड, दूसरा भगवानपुरा, दोनों राजसमंद जिले में है। भगवानपुरा में ऐसा कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन गिलोंड सभ्यता में दो तीन चीजें मिली हैं। गिलोंड सभ्यता राजसमंद जिले में आयरला बेड़ासर जी के किनारे बनती है। इसकी जो खोज हुई है 1957-58 में ब्रजवासी लाल ने की है। इसे आहड़ वासियों की शहरी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी तथा आहड़ वासियों की शहरी सभ्यता के नाम से किसे जाना जाता है? गिलोंड सभ्यता को। यहाँ के भवनों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है तथा ये भवन अपनी चूने की पुताई के लिए या चूने के प्लास्टर के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरे, यहाँ काले रंग के मृद पात्रों पर नृत्य मुद्रा में शक्तिदार हिरण के चित्र मिलते हैं। यहाँ नापने व तौलने के बांट मिले हैं और यहाँ से कुछ तस्तरियां भी मिली हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज सभ्यता आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करो, इसको कमेंट करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश करो। और आगे की सभ्यता हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much.